बच्चों, कल हमने आपको इस क्लास 9 की क्लास में आपको मैंने चाल, वेग, उसके पहले दूरी, विस्थापन, औसत चाल, औसत वेग, त्वरण के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। कल एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का जो मैंने कहा था कि आज उत्तर दूंगा, और उसी क्रम में उत्तर ज़रा समझें। जहाँ कोई समस्या रहेगी जरूर बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। किसी वस्तु की गति की स्थिति में यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियाँ समान हों, जहाँ से चले वहीं पुनः पहुँच जा रही हो, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति अगर समान है तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। जैसे वृत्तीय गति में कोई व्यक्ति जब चलता है तो जहाँ से चले अगर वहीं पुनः पहुँच जा रहा हो तो परिणामी विस्थापन शून्य होगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण देना था जो मैंने व्यक्ति के द्वारा वृत्तीय पथ के रूप में दिया, और विस्थापन शून्य की स्थिति समझाई आपको कि यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होती है तो विस्थापन शून्य होता है। दूसरे क्वेश्चन के रूप में अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा सा सवाल था, कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट था। इसमें कहा जा रहा था, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वृत्ताकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। यहाँ देखिए, मैंने ABCD के रूप में एक वर्गाकार खेत दिखाया गया है जिसकी भुजाएं 10 मीटर हैं। तो अगर 2 मिनट 20 सेकंड को हम कुल मिला के सेकंड में कन्वर्ट करें तो 140 सेकंड आएगा, क्योंकि 2 मिनट में 120 हो जाएगा। 1 मिनट माने 60 सेकंड, 2 मिनट माने 120 और 20 सेकंड, और इसका मतलब 140 सेकंड। तो अगर 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में डिवाइड करने पर आप देखेंगे चक्करों की संख्या जो आएगी वो 3 सही 1/2, 3.5 चक्कर आ जाएगा। स्पष्ट है कि 3 पूरे और 1 आधे चक्कर हुए हैं। अर्थात किसान की प्रारंभिक स्थिति अगर A से प्रारंभ हुई है तो देखिए, अब चक्कर लगाते हुए 3 पूरे चक्कर, और फिर जब 1 आधा चक्कर होगा तो वो C पर पहुंच जाएगा, जस्ट अपोजिट टू A, डायगोनली अपोजिट, विकर्णीय विपरीत बिंदु पर C पर पहुंचेगा। तो इस तरह से A से चलकर अंतिम स्थिति C होगी, और प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन होता है। तो विस्थापन जो AC आ जाएगा, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, ABC कोण निकालना है, आधार और लंब हमको मालूम है, तो √ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, माने 10 कॉमन आ गया तो 1 + 1 माने √2, तो 10√2 मीटर ये आपके विस्थापन का परिमाण आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर नहीं आई होगी तो जो भी आपके प्रश्न होंगे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर अंतिम तीसरा क्वेश्चन जो बच्ची ने पूछा था उस पर हम लोग ध्यान दें तो वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन था, विस्थापन के लिए निम्न में से क्या सही है? पहला, यह शून्य नहीं हो सकता है। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। इसको हमने अपने जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था आपको। इसके उपरांत भी आप ज़रा स्पष्ट कर लें। यहाँ पर पहला पार्ट, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मान सदैव धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, तीनों में से कोई भी हो सकता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होने पर विस्थापन शून्य होता है। वृत्तीय गति के उदाहरण में मैंने बताया भी था इसको आपको। तो इस प्रकार से पहला कथन जो विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है कहा जा रहा है, वह कथन आपका गलत है। दूसरे कथन पर अगर हम आए तो विस्थापन किसी वस्तु की गति में प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी होता है। अर्थात न्यूनतम दूरी विस्थापन है और सामान्य दूरी या तो उसके बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, हमेशा विस्थापन दूरी के बराबर अथवा उससे कम ही होता है। इस प्रकार जो दूसरी बात आपसे कही जा रही थी कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, तो कदापि अधिक नहीं हो सकता है।
विस्थापन सदैव दूरी से कम अथवा बराबर होता है, अर्थात दूसरा कथन भी गलत है। ये 3 प्रश्न कल हमसे पूछे गए थे, तीनों कैसे लिखे जाएंगे, क्या इसका उत्तर रहेगा, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको बात समझ में पूरी तरह आ गई होगी। इसके उपरांत भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट द्वारा अपनी बात कहेंगे और हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। यहाँ देखिए मैंने ABCD के रूप में एक वर्गाकार खेत दिखाया गया है जिसकी भुजाएं 10 मीटर हैं। तो अगर 2 मिनट 20 सेकंड को हम कुल मिला के सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 140 सेकंड आएगा, क्योंकि 2 मिनट में 120 हो जाएगा। 1 मिनट माने 60 सेकंड, 2 मिनट माने 120 और 20 सेकंड, और इसका मतलब 140 सेकंड। तो अगर 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में डिवाइड करने पर आप देखेंगे चक्करों की संख्या जो आएगी वो 3 सही 1/2 3.5 चक्कर आ जाएगा। स्पष्ट है कि 3 पूरे और 1 आधे चक्कर हुए हैं, अर्थात किसान की प्रारंभिक स्थिति अगर A से प्रारंभ हुई है तो देखिए अब चक्कर लगाते हुए 3 पूरे चक्कर, और फिर जब 1 आधा चक्कर होगा तो वो C पर पहुंच जाएगा, जस्ट अपोजिट टू A, डायगोनली अपोजिट, विकर्णीय विपरीत बिंदु पर C पर पहुंचेगा। तो इस तरह से A से चलकर अंतिम स्थिति C होगी, और प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन होता है। तो विस्थापन जो AC आ जाएगा, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, कोण निकालना है, आधार और लंब हमको मालूम है, तो √ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, माने 10 कॉमन आ गया तो 1 + 1 माने √2, तो 10√2 मीटर ये आपके विस्थापन का परिमाण आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई है होगी आपको। अगर नहीं आई होगी तो जो भी आपके प्रश्न होंगे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर अंतिम तीसरा क्वेश्चन जो बच्ची ने पूछा था उस पर हम लोग ध्यान दें तो वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन था विस्थापन के लिए निम्न में से क्या सही है। पहला, यह शून्य नहीं हो सकता है। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। इसको हमने अपने जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था आपको। इसके उपरांत भी आप जरा स्पष्ट कर लें। यहाँ पर पहला पार्ट, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मान सदैव धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य, तीनों में से कोई भी हो सकता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होने पर विस्थापन शून्य होता है। वृत्तीय गति के उदाहरण में मैंने बताया भी था इसको आपको। तो इस प्रकार से पहला कथन जो विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है कहा जा रहा है, वह कथन आपका गलत है। दूसरे कथन पर अगर हम आए तो विस्थापन किसी वस्तु की गति में प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम दूरी होता है, अर्थात न्यूनतम दूरी विस्थापन है और सामान्य दूरी या तो उसके बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, हमेशा विस्थापन दूरी के बराबर अथवा उससे कम ही होता है। इस प्रकार जो दूसरी बात आपसे कही जा रही थी कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, तो कदापि अधिक नहीं हो सकता है। विस्थापन सदैव दूरी से कम अथवा बराबर होता है, अर्थात दूसरा कथन भी गलत है। ये 3 प्रश्न कल हमसे पूछे गए थे, तीनों कैसे लिखे जाएंगे, क्या इसका उत्तर रहेगा, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको बात समझ में पूरी तरह आ गई होगी। इसके उपरांत भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट द्वारा अपनी बात कहेंगे और हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 9th में एक समान गति और असमान गति पढ़ा था। असमान गति में औसत वेग और औसत चाल कैसे निकालेंगे इसके लिए भी फार्मूला जान लिया था। असमान गति जब होती है तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। एक समान गति में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होता है। वेग में परिवर्तन के साथ एक और भौतिक राशि हम लोग के सामने आती है जिसका नाम है त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर। असमान गति की स्थिति में वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण को एक्सीलरेशन स्मॉल h दिखाया जाता है,
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पर यदि कण का प्रारंभिक वेग u हो और समयांतराल t के पश्चात अंतिम वेग v हो जाए, तो जो वेग का परिवर्तन हो गया फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u अपॉन टाइम, टाइम माने t। तो ये आपके त्वरण के लिए फार्मूला आ गया। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटा समय, इसको आप v माइनस u बाई टी भी कह सकते हैं। त्वरण की दो स्थितियां, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर वेग बढ़ रहा है, प्रारंभिक वेग कम था, अंतिम वेग अधिक हो गया, तो ये त्वरण की स्थिति होती है, धनात्मक त्वरण कहलाता है। और अगर v की वैल्यू घट रही है, स्पीड कम होती जा रही है निरंतर, तो इफ v इज लेस देन u देन a बिकम्स नेगेटिव, तब a का मान ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन या डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो मंदन में ध्यान में आ गया होगा, मंदन का मतलब वेग का घटना और त्वरण का मतलब वेग का बढ़ना। तो त्वरण के सापेक्ष में डिफिनेशन क्या है ध्यान में आ गई होगी आपको। अगर कोई इस बात कम समझ में आई होगी तो इस वीडियो को देखिए, कई बार देखिए, समझिए और कमेंट में अपनी बात लिख करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और हम प्रयास करेंगे उसको और भी ढंग से स्पष्ट किया जाए। त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर होती है। आइए त्वरण के बारे में कुछ और चीजें जाने। त्वरण एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। और सदिश राशियां धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य तीनों हो सकती हैं। शून्य जहां से वेग प्रारंभ हुआ, सब कुछ परिवर्तन होते होते फिर अंतिम वेग वही हो जाए जो प्रारंभिक वेग है, अर्थात वेग परिवर्तन शून्य हो जाएगा, तो ऑब्वियसली त्वरण भी शून्य हो जाएगा। त्वरण का मात्रक तो क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहां पर त्वरण का मात्रक ऊपर आ गया चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड बटे टाइम, टाइम माने t का मात्रक s, तो कुल मिला के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान में आ गया होगा आपको कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक सवाल के माध्यम से इसको थोड़ा सा त्वरण को और अच्छे से हम लोग समझा जाए तो यदि कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है और इसमें जो समय लगता है 5 सेकंड में कर लेती है, तो कार का त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। आप अगर ध्यान देंगे तो वेग परिवर्तन v माइनस u बाई टी, ये है त्वरण v। तो बच्चों यहाँ पर a दैट इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, यहाँ v कितना है, v है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, u है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया 5 सेकेंड। तो ध्यान देंगे ये 20 किलोमीटर पर आवर में आ गया, ये आपका 5 सेकेंड। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर 1000 अपॉन 3600 है ना, 3600 आवर को सेकंड में डालते हैं, 3600 किलोमीटर मतलब 1000, तो डिवाइड करें 5/18 ही आता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट इज 20/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिना यूनिट चेंज किए मत करिएगा इसको, वरना गलत हो जाएगा। आवर में सेकंड नहीं कटता है, इसको भी सेकंड मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आपको त्वरण निकालने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फार्मूला है, ये समझ में आ गया होगा। आपको मैंने यहाँ बहुत कुछ बताया है, अगर आप ध्यान देंगे तो एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन की समय दर डेल v बाई डेल टी, v माइनस u बाई टी। त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, ये सदिश राशि है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकती है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, और सवाल कैसे चलते हैं दिखाए। एक बात जरा ध्यान देंगे, ग्राफ का ही अगला टॉपिक हमारा है, तो ग्राफ का हल्का सा भूमिका देते हैं। यहाँ पर आपको हम एक बेस बना दें। यहाँ पर ये त्वरण जो होता है मतलब धनात्मक, मतलब वेग का बढ़ना,
तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे धनात्मक त्वरण को, ये t है, ये v है और ये वेग बढ़ेगा। ऋणात्मक में टाइम वेलोसिटी ये घटेगा। तो यहाँ पर ग्राफ चढ़ता है, यहाँ उतरता है। ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगले लेक्चर्स में हम लोग इसकी बात डिटेल में करेंगे, ग्राफ पर ही बात करेंगे तमाम तरह की गतियों के लिए। एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, कीप स्टडी बेटा।